हेलो एवरीवन, आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं जो कि पार्ट 4 में मेंशन है। पहले इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिकली अगर देखें तो राइट्स और ड्यूटीज ये कोरिलेटिव हैं और इनसेपरेबल हैं। यानी अगर किसी सिटीजन के पास कोई राइट है तो एक्सपेक्ट किया जाता है, या किसी पर्सन के पास कोई राइट है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, कोई ड्यूटीज़ भी होंगी उनकी। ठीक, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे, फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं थी। भले ही अगर हम देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो स्टेट्स की कुछ ड्यूटीज मेंशन है उसमें, जैसे कि उन्हें इंश्योर करना कि मटेरियल रिसोर्सेज कहीं कंसंट्रेट ना हो जाए, सबको लाइवलीहुड मिले, लाइवलीहुड की राइट मिले, सिमिलरली राइट टू वेजेस एक्सेट्रा। ये सब स्टेट की जो ड्यूटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ओरिजिनली मेंशन थी, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन नहीं थी। तो 1976 में अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया और 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को इसमें मेंशन किया गया, ऐड किया गया। अब जो हमारा इमरजेंसी का एरा था, जब इंटरनल इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 के बीच में, तो उस समय गवर्नमेंट को ये लगा कि ऐसी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए जो कि सिटीजन्स को बताई जाए कि उन्हें ये ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। तो ये नेसेसिटी जब फील हुई तो गवर्नमेंट ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को फॉर्म किया और उनको ये टास्क दिया कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग प्रोविजंस बताएं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जा सकते हैं। तो जो अर्स्ट वाली यूएसएसआर था, यानी उस समय यूएसएसआर था, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई। स्वर्ण सिंह कमेटी ने भले ही 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की बात की थी, लेकिन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की और एक फंडामेंटल ड्यूटी हमें बाद में ऐड हुई 2002 में, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज इस तरह से दिया हुआ है। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। ये क्या कहता है कि सारे सिटीजन यानी एवरी सिटीजन शैल परफॉर्म दिस ड्यूटीज। पहला क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करेगा और वो इसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को रेस्पेक्ट करेगा, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को भी वो रेस्पेक्ट करेगा। दूसरा ये था कि जो नेशनल स्ट्रगल हुआ था फ्रीडम का, उसके आइडियाज़ को से वो इंस्पायर होगा और उनको चेरिश और फॉलो करेगा। तीसरा था वो सिटीजन अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करेगा सोवरेनिटी को, यूनिटी और इंटीग्रिटी को। सिमिलरली ज़रूरत पड़ने पे व्हेन कॉल्ड वो डिफेंड करेगा कंट्री को और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करेगा। पांचवा था कि वो हार्मनी प्रमोट करेगा और जो कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट है उसको प्रमोट करेगा सारे जो लोग हैं उनमें, और वो इस रिलीजन, लिंग्विस्टिक और जो भी डाइवर्सिटीज़ हैं उसको ट्रांसेंड करते हुए, क्रॉस करते हुए सारे काम करेगा। और इसमें एक और चीज़ मेंशन है जो कई बार एग्जाम में पूछता भी है कि टू रिनाउंस प्रैक्टिस रिलेटेड टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक, छठवीं है कि जो हमारा रिच हेरिटेज है कंपोजिट कल्चर का, उसको वैल्यू करेगा और प्रिजर्व करेगा सिटीजन। सातवां है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है और इम्प्रूव करना है। वो इंक्लूड करता है फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सबको, और जो भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनके प्रति कंपैशन रखेगा इंसान। आठवां था साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी कई बार पूछता है। नौवां है पब्लिक प्रॉपर्टी और को बचाना और किसी भी तरह का वायलेंस को की निंदा करना या उससे दूर रहना। 10वां है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यानी नेशन को हायर लेवल्स पे
ले जाना है, ये भी हमारी ड्यूटी है, यानी हमें एक्सीलेंस की ओर ध्यान देना है। और ये जो आपका आखिरी 11वां है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इसमें लाया गया था, जिसमें पेरेंट और गार्जियन की एक ड्यूटी बताई गई थी कि वो बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से मेंशन है। अब आते हैं अपने स्लाइड्स पे, इनके फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं। पहला फीचर है कि इसमें कुछ ड्यूटीज़ हैं वो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं और कुछ हमारी सिविक ड्यूटीज़ हैं। जैसा कि सारी ड्यूटीज़ मैंने बताई, आपको दिखा भी दी। तो उसमें से अगर हम बात करें जो फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज़ हैं जिनको चेरिश और फॉलो करने के लिए बोला गया है उसमें, तो ये एक तरह से हमारा मॉरल प्रिसेप्ट है, यानी हमारी मॉरल ड्यूटी है। और जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देना है वो हमारी सिविक ड्यूटी है। ठीक, यानी ये हमारे मॉरल को बूस्ट करता है और एक तरह से हमारी मॉरल ड्यूटी की हमें फॉलो करना चाहिए। और सिविक ड्यूटी इसलिए है क्योंकि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम एक तरह से एक सिविलियन का, एक सिटीजन का फर्ज बनता है। दूसरा, ये सारे वैल्यूज़ हम ऑलरेडी हमारे इंडियन ट्रेडिशन के पार्ट रहे हैं, चाहे वो मैथोलॉजी हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे हमारी प्रैक्टिसेस भी हो नॉर्मली। तो एक तरह से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन वे ऑफ लाइफ का इंटीग्रल पार्ट रहा है, यानी जो हमारे लोग हैं ये इनके जीने के तरीके में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये बस उसको एक रिटन फॉर्म में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया है। तीसरा है कि फंडामेंटल राइट्स हमने देखा कि सिटीजन्स को भी मिलती हैं और फॉरेनर्स को भी मिलती हैं, जबकि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज़ किसकी है, सिटीजन की, यानी ये फॉरेनर्स को कोई भी ऐसी ड्यूटी करने के लिए नहीं रेकमेंड करता, न प्रिस्क्राइब करता है। चौथा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी कोर्ट द्वारा इन्हें इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो नॉन जस्टिशिएबल हैं और इन्हें भी इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह ही इनके वायलेशन पे कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। ठीक, हालांकि जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ केस है, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ भी है कि पार्लियामेंट फ्री है ऐसा लेजिस्लेशन बनाने के लिए ताकि वो ऐसे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको एनफोर्स कराई जा सके। ठीक, अब आते हैं वर्मा कमेटी पे। वर्मा कमेटी 1999 में आई थी। उसका काम ये था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो सिटीजन को इनको आइडेंटिफाई करे कि क्या लीगल प्रोविजंस हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब लीगल प्रोविजंस ये हैं कि पहला ये है कि ऑलरेडी है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जो ऑलरेडी एक तरह से डिसरिस्पेक्ट अगर कोई दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति या नेशनल फ्लैग के प्रति या नेशनल एंथम के प्रति तो उससे डील करता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि भले ही नॉन जस्टिशिएबल हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, उनको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, लेकिन पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकती है। तो वर्मा कमेटी ने ये बताया कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे कि मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज इसके पहले आपको दिखाई, तो उसमें पहले फंडामेंटल ड्यूटी थी कि हमें नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना है, हमें नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना है। तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी लेजिस्लेशंस हैं, यानी 1971 में जो एक्ट आया था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, वो ऑलरेडी इस चीज़ से डील करता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट ना शो करे। सिमिलरली ऐसे बहुत से क्रिमिनल लॉज हैं जो ये देखते हैं कि कोई एनिमिटी नहीं है, कोई एनिमिटी ऐसा इंकरेज ना करे डिफरेंट सेक्शंस में। क्यों? क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी कि हमें हार्मनी प्रमोट करनी है और ब्रदरहुड को, कॉमन ब्रदरहुड को भी प्रमोट करना है, ट्रांसेंडिंग रिलीजन एंड कास्ट। अब तीसरी चीज़ जो कमेटी ने आइडेंटिफाई की कि प्रोटेक्शन ऑफ जो सिविल राइट्स हैं एक्ट है, वो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है अगर कोई कास्ट या रिलीजन से रिलेटेड एक्टिविटी करता है, एक तरह से लॉ को ब्रेक करता है। चौथा है इंडियन पिनल कोड। ये भी ऐसे असर्शंस और इम्पिटेशंस दिए हैं कि अगर कोई नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ काम करता है तो उसे पनिशेबल ऑफेंस की तरह देखा जाए। यानी ये भी वही बात करता है कि अगर हमारी ड्यूटी क्या है कि यूनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करें, तो इसके रिगार्डिंग आईपीसी में भी धाराएं हैं उसे वायलेट करने के प्रति। अब
UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को देखिए जो 1967 में आया था, इसने भी ये डिक्लेयर किया कि कोई भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन अगर को अनलॉफुल एसोसिएशन भी घोषित किया जा सकता है अगर वो ऐसी एक्टिविटीज़ करता है। यानी ऐसे लॉज और ऐसे एक्ट्स पहले से ही मौजूद हैं जो एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वायलेशन पे पनिश करते हैं। छठवां, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये डिस्क्वालीफाई करता है ऐसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी एमपी ऐसे एमपी एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करता है जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हैं, जैसे कि वोट मांगना रिलीजन के नाम पे, या लोगों के बीच एनिमिटी प्रमोट करके रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, किसी बेसिस पे एनिमिटी प्रमोट करके आप वोट्स अगर मांगते हैं तो वो भी एक तरह से इलीगल प्रैक्टिस है, करप्ट प्रैक्टिस है। सिमिलरली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि एक और जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, एक फंडामेंटल ड्यूटी ये थी कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है, तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है अगर कोई इसे वायलेट करता है तो। सिमिलरली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, वो भी चेक करता है इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन और डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए उसे डाइवर्ट करते हैं जो भी हमारा फॉरेस्ट है। आई होप आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ और उससे रिलेटेड चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने इसमें देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं और क्या कौन कौन से उसमें एक फीचर्स उसके क्या क्या हैं, और ऑलरेडी कौन कौन से लेजिस्लेशंस हैं जो उन्हें एनफोर्स करते हैं। बाकी कोई सजेशन या क्वेरी हो तो आप हमें लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।